जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं नवीन पंकज सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज आपके बीच में एक काफी महत्वपूर्ण सत्र पे चर्चा करने के लिए हूं और यह सत्र जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, यूपीपीसीएस अर्थात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली पीसीएस की महत्वपूर्ण परीक्षा के संदर्भ में है। और खास तौर से हमारा जो इस सत्र का केंद्र बिंदु है वह है 2023 की यूपीपीसीएस की परीक्षा। और उस परीक्षा में आपको पता है कि यूपीपीसीएस की परीक्षा 3 चरणों में होती है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और उसके बाद जो अंतिम चरण होता है वह है आपका साक्षात्कार। तो प्रारंभिक परीक्षा से लेकर साक्षात्कार तक की तैयारी आपको क्रमबद्ध तरीके से करनी होती है। आज के इस सत्र में हम खास तौर से आपके जीएस का जो एक महत्वपूर्ण भाग है इंडियन इकोनॉमी, उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस विषय पर आपसे चर्चा करने के लिए आपके बीच में हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस चर्चा को इस बात के साथ कि दूर क्षितिज पर सूरज चमका, दूर क्षितिज पर सूरज चमका, सुबह खड़ी है आने को, धुंध हटेगी धूप खिलेगा, नया सवेरा लाने को, साहिल पर यूं सहमे सहमे वक्त गंवाना क्या यारों, लहरों से टकराना होगा पार समंदर जाने को, लहरों से टकराना होगा पार समंदर जाने को। तो जो यूपीपीसीएस की ये लहर है और यूपीपीसीएस का जो समंदर है, उस समुंदर की लहरों से टकराने की यात्रा आज से आपकी प्रारंभ होती है, क्योंकि यूपी की हवा अब बदल रही है और यूपी की हवा बदलेगी। तो आइए देखते हैं इंडियन इकोनॉमी आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, कैसे महत्वपूर्ण है। इन तमाम बातों पे सिलसिलेवार ढंग से हम चर्चा करते हैं और चीजों को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब आप प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा में तैयारी करते हैं या उसके बारे में उसके सिलेबस को देखते हैं तो उसमें आपको इंडियन इकोनॉमी दिखती है। इंडियन इकोनॉमी अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था। जब आप प्रारंभिक परीक्षा में देखते हो तो वहां पे इसका सिलेबस, जो आधिकारिक सिलेबस आयोग की तरफ से दिया जाता है, वहां पर इसका नाम होता है भारतीय अर्थव्यवस्था। जबकि आप मुख्य परीक्षा की जहां पे बात करते हैं वहां पर इसकी जीएस थर्ड पेपर जो होता है उसमें इकोनॉमी आपसे टकराता है, जिसे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अर्थात सामाजिक आर्थिक विकास के नाम पर आयोग ने इसे मेंशन किया हुआ है। तो मुख्य परीक्षा में यह थर्ड पेपर में आपसे टकराएगा और प्रारंभिक परीक्षा में आपके किस भाग में, इंडियन इकोनॉमी वाले सेक्शन से यह टकराने वाला है। अब यहां पर आपको पता होनी चाहिए, कुछ बातें महत्वपूर्ण तरीके से हो ताकि आप बातों को समझ पाए। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर आपको ये बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए दोस्तों कि जो परीक्षा होती है, ध्यान देना, यानी जो हम सिलेबस की चर्चा करते हैं, यदि हम सिलेबस की चर्चा करें यूपीपीसीएस की, तो उसमें प्री की परीक्षा जब आप देते हो, ध्यान दीजिएगा, जब आप कौन सी परीक्षा देते हो, प्री, तो प्री की परीक्षा में आपके 2 पेपर होते हैं। एक फर्स्ट पेपर होता है और दूसरा आपका क्या होता है, सेकंड पेपर होता है। फर्स्ट पेपर जो आप देते हो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रचलित तौर पर इसे जीएस कहा जाता है, अर्थात इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य अध्ययन। क्या कहते हैं, इसी को प्रचलित तौर पे हम सभी सामान्य अध्ययन के नाम पे जानते हैं। और दूसरा जो पेपर्स होता है इसी को हम सभी किस पेपर्स के नाम के तौर पे जानते हैं, तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा कि इसी को आप सीसैट बोलते हो। क्या बोलते हो, जो सेकंड पेपर होता है यह आपका सीसैट होता है, सीसैट। ओके, तो प्रारंभिक परीक्षा जो है जब आप प्री देने जाएंगे उसमें आपसे 2 पेपर टकराएंगे। पहला पेपर जीएस होगा और दूसरा पेपर क्या होगा, सीसैट होगा। जीएस में आपको टोटल कितने प्रश्न मिलेंगे, जीएस में पूछे जाने वाले प्रश्नों की कुल संख्या होती है 150। कितनी, 150। जबकि सीसैट में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, 100 अर्थात 100। तो जीएस के 150 प्रश्न होते हैं और सीसैट के 100 प्रश्न होते हैं। यहां पर आपको ध्यान यह देना है कि यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में ये जो आप देख रहे हो सेकंड पेपर, यह सेकंड पेपर जो है यह केवल क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का है। किस नेचर का है, यह केवल आपके क्वालिफाइंग नेचर का है।
अर्थात इसमें एक न्यूनतम अंक अर्थात आपको 33% मार्क्स पाना आवश्यक है। सेकेंड पेपर अर्थात सी सेट के आधार पर आपकी प्री की मेरिट डिसाइड नहीं होती है। प्री की मेरिट डिसाइड होती है किससे? प्री की मेरिट डिसाइड होती है आपके फर्स्ट पेपर से, जिसे हम लोग जीएस अर्थात जनरल स्टडी अर्थात सामान्य अध्ययन कहते हैं। इस 150 प्रश्नों के आधार पर ही यह तय होगा कि आप प्रारंभिक परीक्षा को पास करोगे या प्रारंभिक परीक्षा से ही आप कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाओगे। तो ये 150 प्रश्न क्या होता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, जो किसका है? जीएस का है। अब इस 150 प्रश्नों में से अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था से कितने प्रश्न आते हैं, ध्यान देना, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो टोटल 150 प्रश्न हैं, जिसमें आपके हिस्ट्री इतिहास के सवाल शामिल हैं, जिसमें भूगोल के प्रश्न शामिल हैं, जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रश्न शामिल हैं, पर्यावरण है, उत्तर प्रदेश विशेष है, संविधान और राज्य व्यवस्था के प्रश्न शामिल हैं, इसमें इकोनॉमी के प्रश्न कितने आते हैं? जब आप इस सवाल पे विचार करोगे तो ये देखोगे कि अगर पिछले 2017 से जब से केंद्र में बदलाव आना शुरू हुआ या बदली हुई सिलेबस और पैटर्न को लागू किया गया, तब से अगर औसतन अगर हम एक अनुमान लगाएं तो आप ये मान के चलिए कि 20 से लेकर, ध्यान दीजिएगा, 20 क्या 25 से लेकर 30 प्रश्न, कितना? 25 से लेकर 30 प्रश्न प्रतिवर्ष आपकी परीक्षा में इंडियन इकोनॉमी से पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, टोटल जीएस के प्रश्नों की संख्या 150 है और इसमें इंडियन इकोनॉमी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 25 से 30 उनकी संख्या होती है। कभी इससे 2 ऊपर भी हो सकता है, 2 नीचे भी हो सकता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर नहीं, 25 से 30 प्रश्न नहीं आते हैं। दोस्त, आप कभी भी पेपर उठा के देखो तो उसमें आप देखोगे कि इंडियन इकोनॉमी के सवाल और जो सरकारी योजनाएं होती हैं, फॉर एग्जांपल मनरेगा से क्वेश्चन पूछ दे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से क्वेश्चन पूछ दे, मेक इन इंडिया से क्वेश्चन पूछ दे, डिजिटल इंडिया से क्वेश्चन पूछ दे, तो योजनाओं पे आधारित सवालों की संख्या ही 10 हो जाती है। प्रतिवर्ष 10 से 15 सवाल जो यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं वो योजनाओं से पूछे जाते हैं। उसके बाद इकोनॉमी के कोर प्रश्न हैं, इकोनॉमी के वो प्रश्न हैं जो करंट से रिलेटेड है। तो उस टोटल संख्या अगर देखी जाए तो 25 से 30 प्रश्न क्या होते हैं, आपकी परीक्षा में प्रतिवर्ष प्री में पूछे जाते हैं। तो इसलिए अगर आप ये सोचते हैं कि हमें इकोनॉमी नहीं आती है या हम इकोनॉमी को नजरअंदाज करके, इग्नोर करके प्रारंभिक परीक्षा के इस चरण को क्या करेंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे, तो आप अपने कैरियर के साथ, अपने लक्ष्य के साथ गलत कर रहे हैं। क्योंकि 25 से 30 प्रश्न और इन 25 से 30 प्रश्नों की तैयारी करना बहुत आसान है। यदि आप बताए गए सामग्री को और जो क्लासेज आपको दी जा रही है, इस क्लासेज को रेगुलर करते हैं और जो डायरेक्शन आपको दिया जा रहा है, जो आपसे एक्सरसाइज कराया जा रहा है, उसको नियमित ढंग से संचालित करते हैं, तो यकीन मानिए कि ये 25 से 30 प्रश्नों में आप आसानी से जितने प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें 1 या 2 छोड़ दीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो आउट ऑफ द सिलेबस होते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, उस प्रश्न को करने में आप सक्षम होंगे। तो इसलिए अब आपको इकोनॉमी से डरने की जरूरत नहीं है, इकोनॉमी को इग्नोर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी क्या कर रहा है, आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। आपके सिलेक्शन में इसका इंपॉर्टेंस क्या है, बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि जब आप प्रशासन में जाओगे, जब आप अधिकारी बन जाओगे, तो आपको 2 ही चीज पे तो काम करना है। एसडीएम जो बनता है वो क्या बनता है, एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, पीसीएस की सबसे टॉप पोस्ट होती है। उसका काम क्या है, उसका काम है रेवेन्यू को जनरेट करना। बात समझ रहे हैं? तो रेवेन्यू शब्द कहां से आता है, रेवेन्यू आपकी इकोनॉमी से आता है। तो हमारे डेली रूटीन की जो लाइफ है, इसमें अर्थव्यवस्था इतनी घनिष्ठता से समाई हुई है कि हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं।
और जो विषय हमारे जीवन को जितना अधिक प्रभावित करेगा आने वाली परीक्षाओं में उससे पूछे जाने वाले प्रश्नों की अधिकता ज्यादा होगी। चाहे वो पर्यावरण की बात कर लीजिए, पर्यावरण के प्रश्न इधर ज्यादा पूछे जा रहे हैं। कारण क्या है? हर तरफ इन्वायरमेंट की चर्चा है। इकोनॉमी, हर तरफ इकोनॉमी स्लो डाउन, आर्थिक प्रधानता का दौर है, यहां से प्रश्न आपके क्या हो रहे हैं? पूछे जा रहे हैं। इसलिए हमको इसे क्या करना है? इग्नोर नहीं करना है, इस पर विशेष फोकस करना है। वहीं जब आप मुख्य परीक्षा में जाते हो तो मुख्य परीक्षा में जो जीएस का पेपर्स होते हैं वो मूल रूप से 4 पेपर्स में डिवाइड हैं। एक आपका क्या है? एक क्वालिफाइंग है जिसमें सामान्य भाषा होती है, बात समझ रहे हैं, निबंध वगैरह हिंदी वाली। लेकिन जीएस जो है वो क्या है? 4 पेपर है। उसमें जीएस थर्ड का जो पेपर्स है उसका आधा सिलेबस देखोगे तो वो क्या है? वो इंडियन इकोनॉमी से है, तो मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। जीएस सेकंड पेपर में भी बजट है, नीति आयोग है, वो जीएस सेकंड पेपर में सेकंड पेपर के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। और जब आप इंटरव्यू में जाते हो वहां पर भी महत्वपूर्ण है। जब भी आप निबंध लिखते हो तो निबंध का एक सेक्शन में आप देखोगे तो एग्रीकल्चर से, किसी योजना से निश्चित निबंध रहता है, तो निबंध की दृष्टि से भी क्या है? महत्वपूर्ण है। एथिक्स वाले पेपर में आप देखोगे तो वहां पे आर्थिक न्याय की बात की जा रही है, कंपनियों कारपोरेट के अंतर्गत कैसे उनके अंतर एथिक को डेवलप किया जाए उसकी बात आ रही है। तो कुल मिला के मेरा कहने का आशय यह है कि अभी तक हम लोगों का अप्रोच रहता है, तमाम छात्रों से हमारी बातें होती हैं तो वो छात्र ये कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी तो हम कुछ बजट आएगा तो बजट को रट लेंगे, कुछ ये कर लेंगे और हमारा क्या हो जाएगा? इकोनॉमी तैयार हो जाएगा। ऐसा करने से हो सकता है कि आप प्री की परीक्षा को क्वालिफाई कर जाएं, लेकिन आपके अंदर अगर आर्थिक संकल्पनाएं, आर्थिक अवधारणाएं, आपके अगल बगल समाज में घटित हो रही आर्थिक घटनाओं की बुनियादी समझ विकसित नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? आप प्री हो सकता है क्वालिफाई कर जाएं, मेंस से आपको बाहर होना पड़ेगा, इंटरव्यू से बाहर होना पड़ेगा, और प्री से भी इस बात की संभावना नगण्य है कि इकोनॉमी को इग्नोर करके आप क्या कर सकते हैं? प्री को क्वालिफाई कर सकते हैं। इसलिए इतनी बातों को कहने के पश्चात ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था आपके सिलेक्शन के दृष्टिकोण से क्या है? सिलेक्शन के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह चीज आपको ध्यान में रखना है। पहली बात, इसकी उपयोगिता आपके सामने क्या है? स्पष्ट है। अब दूसरी बात इसमें यह आती है, जो दूसरा चीज हमें यह देखना है कि ये जो सिलेबस हम पढ़ रहे हैं, ध्यान देना, इस सिलेबस का हमारे पास पाठ्यक्रम क्या होने वाला है, इस पे हमको क्या करनी है? चर्चा करनी है कि इसका पाठ्यक्रम क्या है। ध्यान दीजिएगा, पाठ्यक्रम यानी इसे हम क्या कहते हैं? सिलेबस कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, तो मैंने आपको पाठ्यक्रम में स्पष्ट तौर पे बताया कि आपकी परीक्षा का एक चरण क्या है? प्री है, और दूसरा चरण क्या है? मेंस है। जब प्री की परीक्षा को आप देखोगे, उसके सिलेबस को देखोगे तो वहां पे लिखा गया है सिलेबस में, जो आयोग देता है, भारतीय अर्थव्यवस्था। क्या लिखा गया है? भारतीय अर्थव्यवस्था अर्थात इंडियन इकोनॉमी। और यदि आप मेंस की बात करते हैं तो मेंस में लिखा गया है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक आर्थिक विकास। ये आपके मेंस में सिलेबस है। क्लियर? जीएस थर्ड पेपर। अब यहां पर केवल जो आपको सिलेबस आयोग देता है, अपने उस सिलेबस में वो क्या करता है? केवल इंडियन इकोनॉमी लिखता है। जब हमसे पूछा जाता है इंडियन इकोनॉमी किस चिड़िया का नाम है, इंडियन इकोनॉमी का जब आपके सामने क्या होता है, नाम आता है, तो आपके सामने क्या कुछ इमेज बनते हैं? तो आपको वित्त मंत्री का चेहरा याद आता होगा, आरबीआई का चेहरा याद आता होगा, और आप सोचते होंगे कि इससे हमारा काम क्या है, हो जाएगा? नहीं। ये जो इंडियन इकोनॉमी है, इस इंडियन इकोनॉमी को तैयार करने के लिए आपको इस पे समय देना पड़ेगा। अब इसमें मसलन आपको क्या पढ़ना होता है? अगर मैं यहां पर आपको समझाने का प्रयास करूं कि इस पे आपको क्या क्या पढ़ना होता है दोस्त,
तो आप देखोगे तो सबसे पहले तो परिचय से क्या होती है, क्लास शुरू होती है, अर्थात इंडियन इकोनॉमी का इंट्रो क्या है। दूसरी बात, हम इसमें किसकी बात करते हैं, राष्ट्रीय आय की बात करते हैं, अर्थात नेशनल इनकम की बात करते हैं। तीसरी चीज हम क्या करते हैं, नियोजन की बात करते हैं, जिसे आप प्लानिंग कहते हो। चौथी चीज बजट जो आपका है। पांचवी चीज जो आप टैक्स पढ़ते हो, कर। छठी चीज जो आप वित्त आयोग पढ़ते हो। ध्यान देना, ये सब आपके सिलेबस का हिस्सा है। नेशनल इनकम हो गया, आपका नियोजन हो गया, बजट हो गया, टैक्सेशन हो गया, फिनांस कमीशन हो गया। इसके बाद आप मुद्रा पढ़ते हैं, मनी। मुद्रा के बाद आप क्या पढ़ते हैं, मुद्रा स्फीति क्या है, मुद्रा स्फीति अर्थात मनी इन्फ्लेशन भी क्या है, इसी का पार्ट है। मनी इन्फ्लेशन के बाद आप क्या पढ़ते हैं, बैंकिंग पढ़ते हैं, जिसमें आप तमाम प्रकार की बातों को समझते हैं। इसके बाद आप समावेशी विकास पढ़ते हैं। बात समझ रहे हैं, समावेशी विकास या वित्तीय समावेशन, ये चीज क्या होता है, ये बैंकिंग वाला सेक्शन आता है। इस बैंकिंग वाले सेक्शन के बाद आपके सामने आता है पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट, जिसमें आप शेयर की बात करते हो, आईपीओ की बात करते हो, एफपीओ की बात करते हो। अब पूंजी बाजार के बाद अगर आप आगे की तरफ देखें तो पूंजी बाजार के बाद फिर क्या आपके सामने आता है, पूंजी बाजार के बाद जो आपकी चीजें आती हैं, फिर आपका इंटरनेशनल इकोनॉमी आता है। इंटरनेशनल इकोनॉमी, इंटरनेशनल इकोनॉमी का मतलब क्या है, अगर यहां पर मैं अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र की बात कर रहा हूं तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आप क्या पढ़ते हैं, इसमें आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, अर्थात ये क्या हो गया, व्यापार, जिसे आप क्या कहते हो, विदेशी व्यापार। क्या कहते हो, विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड। इसी में आप बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ते हो, भुगतान संतुलन। इसी में आप क्या पढ़ते हो, विदेशी मुद्रा भंडार की बात की जाती है। किसकी बात होती है, विदेशी मुद्रा भंडार की बात होती है। इसी में हम किसकी बात करते हैं, एफडीआई की बात करते हैं। इसी में हम किसकी बात करते हैं, इसी में हम विनिमय दर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, विनिमय दर, बात समझ रहे हैं, अर्थात एक्सचेंज रेट। इसके बाद भी कई चीजें हैं जिसकी चर्चा हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमी में करते हैं। तो ये इंटरनेशनल इकोनॉमी आपका क्या है, आपके सिलेबस का एक पार्ट है। इसके बाद आपके सामाजिक आर्थिक मुद्दे आते हैं, जिसको हम लोग बर्निंग इशू कहते हैं। सामाजिक आर्थिक मुद्दे। अब इस सामाजिक आर्थिक मुद्दे में आपको क्या देखना है, सामाजिक आर्थिक मुद्दों को जब आप देखते हैं तो इसमें क्या चीजें आती हैं, इसमें आपकी आती है गरीबी, इसमें आपकी आती है बेरोजगारी, इसमें आपको पढ़ना होता है भूखमरी। बात समझ रहे हैं, इसमें आप पढ़ते हैं काला धन, ब्लैक मनी। इसमें आप पढ़ते हैं विमुद्रीकरण। बात समझ रहे हैं, तो यह चीज क्या है, यह आपके सामाजिक आर्थिक मुद्दे हो गए, जहां से प्रश्न आप देखोगे तमाम प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद हाल के दिनों में अगर आप देखोगे तो सिलेबस का एक हिस्सा जहां से काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वह है आपका इन्वायरमेंटल इकोनॉमी। क्या है, इन्वायरमेंटल इकोनॉमी। इन्वायरमेंटल इकोनॉमी अर्थात इसे हम कहते हैं पर्यावरणीय अर्थशास्त्र। क्या कहते हैं, पर्यावरणीय अर्थशास्त्र। अब पर्यावरणीय अर्थशास्त्र का मतलब क्या है, जैसे आप पीसीएस के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को देखो तो उसमें आपसे पूछा गया है कि ग्रीनएक्स क्या है। क्या पूछा गया है, ग्रीनएक्स पूछा गया है। एनपीसीसी के बारे में पूछा गया है। क्लाइमेट फंडिंग की बात की जा रही है, क्लाइमेट फंडिंग की बात की जा रही है। यह सब किसका हिस्सा है, ये सब इंडियन इकोनॉमी का हिस्सा है। कार्बन ट्रेडिंग की बात हो रही है। हालांकि ये आपको पता नहीं होगा, क्योंकि आप इसको क्या समझते हो, आप इसको मानते हो कि दिस इज द पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। नो, ये इकोनॉमी से रिलेटेड है।
पूरा जो आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, IMF, जो वर्ल्ड की इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सब आपके किसके पार्ट हैं? आपके सिलेबस के पार्ट हैं। इसके बाद अगर आप आगे चलते हो, जब इन चीजों को समझ लेते हो, पर्यावरणीय अर्थशास्त्र को, तो उसके बाद आपको पढ़ना पड़ता है पॉपुलेशन। क्या पढ़ना पड़ता है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन अर्थात जनसंख्या। अब जनसंख्या में अगर मैं 2-3 बातें पूछूं, जैसे आपने ये प्रश्न देखा होगा, अगर आपने पिछले वर्षों का पेपर देखा होगा, TFR किसे कहते हैं, MMR किसे कहते हैं, AFR किसे कहते हैं? ये क्या है? TFR अर्थात टोटल फर्टिलिटी रेट, MMR यानी मदर मर्टिलिटी रेट, AFR अर्थात एब्सोल्यूट फर्टिलिटी रेट यानी जो किशोरावस्था प्रजनन दर है। जो आप पॉपुलेशन पॉलिसी पढ़ते हो, भारत की पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, उसकी क्या विशेषताएं हैं? उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन पॉलिसी जो है वो कब की है? ये टोटल चीजें कहां पे आती हैं? टोटल चीजें आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो अब तक आपके मन में जो इकोनॉमिक्स को लेकर एक अवधारणा थी कि इकोनॉमिक्स का मतलब सिर्फ क्या होता है? बजट के कुछ सवाल, बजट का जो चिटपुटिया आपको बाजार में मिलता है, चूरन, वो, इस भ्रम से अपने आप को बाहर निकालिए, नहीं तो एक भी प्रश्न पल्ले नहीं पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? और जब परीक्षा देने जाओगे तो पता चला कि यार ये तो इकोनॉमी का क्वेश्चन था, हम हल ही नहीं कर पाए, तो तब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी आपके पास क्या है? पर्याप्त समय है। जनवरी का महीना क्या है? स्टार्ट हो रहा है 2023। PCS की प्रारंभिक परीक्षा होने की जो संभावित तिथि है वो जून 2023। मेंस अक्टूबर नवंबर में होगा। तो अभी से भी अगर आप लग जाते हैं तो यकीन मानिए इंडियन इकोनॉमी को लेकर आपके मन में जो भय है वो भय समाप्त हो जाएगा। इंडियन इकोनॉमी से आपको मोहब्बत हो जाएगी। वो कहते हैं ना कि गंगा की कसम, जमुना की कसम, सतलज का मुहाना बदलेगा, थोड़ा तुम बदलो थोड़ा हम बदलें, फिर सारा जमाना बदलेगा। तो थोड़ी सी पहल आप अपनी तरफ से कीजिए, थोड़ी सी पहल हम अपनी तरफ से करते हैं, तो इंडियन इकोनॉमी की जो समस्या है, जो उसकी टेक्निकलिटी है, ये सभी चीजें समाप्त हो जाएंगी। बिल्कुल व्यवहारिक चीजों में होंगी, टेक्निकल बातें नहीं होंगी कि जिससे आपको लगेगा कि इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए मंगल ग्रह से कोई आएगा। बिल्कुल उस भाषा में जिस भाषा में आप समझते हैं, बिल्कुल उतनी चीजें बताई जाएंगी जितनी आयोग आपसे अपेक्षा करता है, टू द पॉइंट। और डिमांड जो है, आयोग की जो डिमांड है प्रश्न पत्र की, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, तैयारी हमको करनी है। और उसके परिप्रेक्ष्य में हमें भारतीय अर्थव्यवस्था के सिलेबस को क्या करना है, समझना है। तो ये तो हमारा एक क्या था, एक पॉइंट ऑफ व्यू था किस पे, सिलेबस पे। इस चीज को आप ध्यान देना। सिलेबस क्या है, अगर आप देखोगे तो जो सिलेबस दिया जाता है, जब आयोग की वेबसाइट पे जाओगे उस पे देखोगे तो ये लिखा गया है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये दिया गया है। बेसिक कंसेप्ट एंड डिफिनीशन ऑफ इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, यूजेज एंड ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूटिव इफेक्ट्स, ये सब चीजें वहां पर दी गई हैं, जिसकी मैंने चर्चा की आपके शब्दों में। ये चीजें आपको क्या होंगी, आपको चीजें ये PDF में मिल जाएंगी, ये क्या क्या चीजें आपको पढ़ना है, इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब दूसरी बात ये आती है, ध्यान देना, कि जो इकोनॉमी से प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, उनका नेचर क्या है, उनके स्वरूप क्या है। तो अब जो है थोड़ा अगर हम किस पे चर्चा कर लें, यदि हम प्रश्नों पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं तो हमारा मामला क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो अगर हम देखें कि प्रश्नों का प्रारूप क्या होता है, ध्यान देना, ये अगर हम समझने का प्रयास करें कि इनका प्रारूप क्या होता है, या यहां पर मैं ये कहूं कि प्रकार क्या होता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रश्न पूछे जाते हैं वो कितने प्रकार के पूछे जाते हैं, ध्यान देना। तो पहला प्रश्न जो पूछा जाता है, ध्यान देना, भारतीय अर्थव्यवस्था से जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, अगर इन प्रश्नों की बात करूं तो कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, इसको अब हम समझ लेते हैं एक बार, ताकि हमारा अप्रोच थोड़ा सा क्या हो, क्लियर हो जाए। ध्यान दीजिएगा, पहला जो प्रश्न होता है
वो फैक्चुअल प्रश्न होता है। जो भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रश्न पूछे जाते हैं वह होते हैं तथ्यात्मक प्रश्न। क्या होते हैं? तथ्यात्मक, जिसको हम क्या कहते हैं? फैक्ट बेस्ड प्रश्न। दूसरा जो इसका प्रकार है वह है आपका अवधारणात्मक प्रश्न। अवधारणात्मक प्रश्न मतलब कंसेप्ट आधारित, कंसेप्चुअल इसे हम कहते हैं, जो कंसेप्ट पे बेस्ड हो। तीसरा जो प्रकार है वह है आपका अनुप्रयोगात्मक। अनुप्रयोगात्मक या इसे आप समझ सकते हैं व्यवहारिक, व्यवहारिक प्रश्न। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अप्लाइड प्रश्न। क्या कहते हैं? अप्लाइड क्वेश्चन। और चौथा जो इस समय ट्रेंड चला है वह कंसेप्ट को क्या करना? कंसेप्ट को करंट से रिलेट करके पूछना। तो आप देखोगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था से जो प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर उसको हम माइक्रो लेवल पे जाके उसको ऑब्जर्व करें, उसका एनालिसिस करें, तो हम पाते हैं कि ये टोटल 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब तथ्यात्मक प्रश्न का मतलब क्या है? तथ्यात्मक प्रश्न का मतलब है या आशय है, जैसे आपसे प्रश्न पूछ लिया कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? सेबी की स्थापना कब की गई थी? बात समझ रहे हैं? जिसमें आपसे तथ्य पूछा जाता है, रेपो रेट कितना है, रिवर्स रेपो रेट कितना है, भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वह जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है, भारत में जो गरीबी का अनुपात है वो कितना है, रंगराजन समिति का संबंध किससे है, चौथी पंचवर्षीय योजना का सेंट्रल थीम क्या था। ये जो प्रश्न आप देखते हो, दिस इज फैक्चुअल प्रश्न, यह तथ्यात्मक प्रश्न है और ये सबसे आसान प्रश्न होते हैं। और अमूमन हम जब भारतीय अर्थव्यवस्था की तैयारी करते हैं तो हमारा फोकस सिर्फ इसी पर होता है। इसी को हम पूरी अर्थव्यवस्था समझने की भूल कर बैठते हैं। कंसेप्ट हमारा क्लियर ही नहीं होता है। हमको ये तो पता है, ध्यान देना, कि जीडीपी की ग्रोथ रेट कितनी है, ये हम जानते हैं। इकोनॉमिक सर्वे में कितनी ग्रोथ रेट की बात की गई, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि जीडीपी का मतलब क्या है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, ये हमको नहीं पता है। अब अगर यहां पे कोई प्रश्न पूछ दे, सपोज कीजिए एक प्रश्न मैं यहां पे ले रहा हूं कि निम्न में से, ध्यान देना, निम्न में से किसकी आय को भारत के जीडीपी अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में शामिल नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। ऑप्शन ए है, ध्यान दीजिएगा, भारत में कार्यरत अमेरिकी नागरिक। बी ऑप्शन है, अमेरिका में कार्यरत भारतीय नागरिक। बात समझ रहे हैं? ऑप्शन आपके सामने दे रहा हूं। सी दे दिया, ध्यान दीजिएगा, सी दे दिया, इस पे जो है वेतन भोगियों की आय, वेतन भोगी की आय, और डी दे दिया उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं।
अब बताओ ये आपसे क्या हुआ, ये जीडीपी से प्रश्न है, ये प्रश्न किससे रिलेटेड है, जीडीपी से, कि भारत के जीडीपी में किसे शामिल नहीं किया जाएगा, किसकी आय को शामिल नहीं करेंगे। ऑप्शन है भारत में कार्यरत अमेरिकी नागरिक, ऑप्शन बी है अमेरिका में कार्यरत भारतीय नागरिक, ऑप्शन सी है जो वेतन भोगी हैं, जो वेतन पे काम कर रहे हैं, जैसे हम काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, और इसके बाद उपर्युक्त में से कोई नहीं, अर्थात किसी की भी आय को शामिल नहीं करेंगे। तो अगर आपने जीडीपी को सिर्फ रटा है तो इस क्वेश्चन पे आप क्या हो जाएंगे, इस क्वेश्चन पे आप क्लीन बोल्ड हो जाएंगे, नहीं उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि आपने कंसेप्ट क्लियर किया ही नहीं। तो ये जो दूसरे प्रश्न की प्रकृति मैंने आपको बताई कि ये अवधारणात्मक प्रश्न, उसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बात समझ में आ रही है अवधारणात्मक प्रश्न का मतलब क्या है? तो अवधारणात्मक प्रश्न ये होता है जो उसकी परिभाषा से, उसकी अवधारणा से संबंधित हो। अब जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा वो आंख मूंद के क्या करेगा, इस आंसर को राइट आंसर मार देगा कि अमेरिका में जो कार्यरत भारतीय नागरिक है, क्योंकि वो अमेरिका के डोमेस्टिक टेरिटरी में काम कर रहा है, तो भारत का नागरिक है लेकिन काम कहां कर रहा है, अमेरिका में, इसलिए उसकी इनकम किसकी जीडीपी की हिस्सा होगी, अमेरिका की। मेरी बात समझ में आ गई यहां पे? तो ये चीज आपको यहां पे समझना होगा। तीसरा प्रश्न, जैसे आपसे मैंने बताया, अनुप्रयोगात्मक प्रश्न क्या होते हैं। अनुप्रयोगात्मक प्रश्न क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अनुप्रयोगात्मक प्रश्न का मतलब यह होता है कि जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि मुद्रास्फीति किसके लिए लाभकारी होगा, मुद्रास्फीति मनी इन्फ्लेशन, यह किसके लिए लाभकारी होगा, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो उसमें एक ऑप्शन आता है, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं क्योंकि आपने देखा होगा इस प्रश्न को, वो होता है ऋणी के लिए। जो ऋणी होता है, जो कर्जदार होता है, चारवाक के दर्शन को आपने पढ़ा होगा, ययम जीवेत सुखम जीवेत ऋणम लेत घृत्वा पीवेत, यानी आप जब तक जिंदा रहिए, जब तक जीवन जीजिए, तब तक एकदम बिल्कुल सुख के साथ, मौज के साथ जीना है। पैसा रुपया नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना है, ऋण लेके घी पीना है। और चारवाक का यह दर्शन मुद्रास्फीति के दौर में, मनी इन्फ्लेशन जब हो, उस समय जाके ये क्या हो जाता है, सही हो जाता है, क्योंकि उसमें ऋणी को लाभ मिलता है। अब ये क्या है, अनुप्रयोगात्मक। वो मुद्रास्फीति के कंसेप्ट को समझता है, बस समझ रहे हैं, वो इस प्रश्न के उत्तर को समझ पाएगा। बस समझ रहे हैं। दूसरी बात ये हो सकती है कि मान लीजिए कि मुद्रास्फीति है, उस मुद्रास्फीति को हमको क्या करना है, कम करना है। तो मुद्रास्फीति को कम करने के लिए निम्नलिखित उपायों में से किसे सरकार को लागू करना चाहिए? टैक्स को बढ़ाना चाहिए, टैक्स को घटाना चाहिए, सार्वजनिक व्यय को बढ़ा देना चाहिए, या सरकारी योजनाओं पर होने वाले व्यय को बढ़ा देना चाहिए। ऐसे ऑप्शन आपके सामने आते हैं। अब चूंकि आपने केवल मुद्रास्फीति में यह पढ़ा कि सीपीआई क्या है, सीपीआई की दर कितनी है, तो आप उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते, वो प्रश्न आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ये तीसरा रहा, क्या, अनुप्रयोगात्मक प्रश्न। और चौथा जो मैंने आपको यहां पे प्रकार बताया, जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो है कंसेप्ट को करंट से जोड़ना। अब कंसेप्ट को करंट से जोड़ने का मतलब क्या है? जैसे इस समय आप देखोगे तो यहां पर आपको दिख रहा होगा, आने वाले एग्जाम में ज्यादा प्रश्न जीएसटी से कई बार प्रश्न पूछे गए। क्यों पूछा गया? क्योंकि जीएसटी चर्चा में है। इस समय आप देखोगे आरबीआई दिन प्रतिदिन क्या कर रही है, रेपो रेट में परिवर्तन कर रही है, तमाम प्रकार के मॉनेटरी टूल्स का प्रयोग कर रही है। न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हैं तो आप डेली इस समय पढ़ रहे हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से कम हो रहा है। अब विदेशी मुद्रा भंडार डेली कम हो रहा है, तेजी से कम हो रहा है, इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
तो विदेशी मुद्रा भंडार से आपसे प्रश्न क्या हो सकता है, पूछा जा सकता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि विदेशी मुद्रा भंडार में कौन कौन से घटक आते हैं, उसमें क्या क्या शामिल किया जाता है, भारत में विदेशी मुद्रा का डाटा कौन जारी करता है, अगर विदेशी मुद्रा कम हो रही है तो इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसे तमाम प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वो क्या है, वो करंट से जोड़ के है, जहां पे आपको बजट पढ़ना होता है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़नी होती है, जो विभिन्न मंत्रालयों की नई नई रिपोर्टें आती हैं उसे हमको पढ़ना होता है, ये चीज भी तो आपको देखना है। तो ये 4 प्रकार के प्रश्न हैं, जिसमें सबसे सरल प्रश्न तथ्यात्मक होता है और थोड़ा जटिल प्रश्न अनुप्रयोगात्मक और ये चीजें होती हैं। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि हाल के वर्षों में इन 4 प्रकारों में से सबसे ज्यादा प्रश्न किससे पूछे जा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा प्रश्न इस 2 सेक्शन से पूछे जा रहे हैं। अप्लाइड इकोनॉमी के प्रश्न जो हैं और जो करंट से कंसेप्ट को जोड़ने वाला प्रश्न है, यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है। अर्थात आज की न्यूज़पेपर की जो खबर है, इस न्यूज़पेपर की आज की खबर को आपको अर्थव्यवस्था के कोर कंसेप्ट से रिलेट करके पढ़ना है, तब जाके क्या होगा, मामला बन पाएगा। और ये कोई जादू की पुड़िया तो है नहीं कि ऐसे घुमाया हो गया, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इसके लिए आपको इस पे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको इस पे काम करना पड़ेगा, इसे ध्यान में रखना पड़ेगा, इसको इग्नोर नहीं करना है। और ऐसा तब संभव है जब आपकी दृष्टि बिल्कुल क्या हो, अर्जुन की तरह हो, केवल आपको अपना लक्ष्य दिखे। तो यहां पर मैंने आपसे कहा, आपको 2-3 बातें स्पष्ट हो गई कि हम चर्चा किसकी कर रहे हैं, इकोनॉमी की। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्री की परीक्षा में 25 से 30 प्रश्न और मेंस की परीक्षा में इसकी भूमिका क्या है, महत्वपूर्ण है। प्री की परीक्षा में इससे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और हमसे गलतियां कहां होती हैं, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि सर हम इसको कैसे पूरा करेंगे, कैसे इसे समझेंगे। हम भी करना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी क्या हो जाए, सही हो जाए। आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, आप कैसे हमें इसको समझाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो अब जो बात आती है वो किस पे आती है, रणनीति क्या होनी चाहिए, यानी हमारी स्ट्रेटेजी क्या हो। ध्यान दीजिएगा, अब रणनीति क्या हो, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए कुछ चीजों को आपको फॉलो करना है। पहली चीज तो आपको क्या करना है, जो यहां पर रेगुलर क्लास को आपको अटेंड करना है। जो क्लास है उस क्लास को क्या करना है, रेगुलर अटेंड करना है। क्लास में जो पढ़ाया जाए उस क्लास नोट्स को, ध्यान दीजिएगा, क्लास नोट्स को रेगुलर आपको रिवाइज करना है। और क्लास में जो आपको वर्क दिया जाए उस वर्क को आपको होमवर्क समझ के क्या करना है, पढ़ाई करनी है। जैसे बचपन में करते थे कि गुरुजी दिए होमवर्क करने के लिए, अगर नहीं किए तो मुर्गा बनना पड़ेगा, पिटाई होगी। बात समझ रहे हैं। इसके बाद तीसरी चीज क्या करनी है कि आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज मतलब जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करना है। यह हम लोग कराएंगे टेस्ट सीरीज के माध्यम से। इसके बाद आपको रेगुलर क्या करना है, न्यूज़पेपर फॉलो करना है। ध्यान देना, ये चीजें जो है, और जो आपके पास बुक्स हो उस बुक्स को आपको पढ़ना है। लेकिन अब आप कहोगे सर ये तो हमारा काम हो गया, आप कैसे करेंगे। ये आपको अपने तरफ से करना है कि क्लास को रेगुलर अटेंड करना है। जो क्लास नोट्स दिया जाए या जो क्लास में बताया जाए उसके आधार पे आपको इतना अपना एक हैंड रिटेन नोट्स बनाना है, ताकि उसको आप तेजी से रिवाइज कर सकें। ये पीडीएफ भी आपको मिलेगी जो यहां पढ़ाया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी मैं चाहता हूं कि आपका अपना एक हैंड रिटेन मटेरियल्स भी तैयार हो, क्योंकि उसका विकल्प कुछ नहीं होता है। तीसरी चीज मैंने कहा कि आपको बार बार क्या करना है, चीजों का अभ्यास करना है, सवाल का अभ्यास करना है। और चौथी चीज, जो किताबें हैं उन किताबों को पढ़ना है, न्यूज़पेपर्स को पढ़ना है।
अब आप कहोगे कि सर आपका काम क्या है? हमारा काम है आपको रास्ता दिखाना, डायरेक्शन। ये थोड़ी है कि हम आपको पीसीएस बना देंगे, आप गधा हैं और हम आपको अपना आशीर्वाद दे देंगे और गधे से आप घोड़ा बन जाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। हमारी भूमिका यह है कि हम आपको बता दें कि देखो ये बाइक है, इस बाइक की ये विशेषताएं हैं, इसकी ये खूबियां हैं, इसमें ये कमियां हैं। हम आपको ये बताएंगे कि इसमें ब्रेक कैसे लगेगा, इसमें क्लच कहां पे है, इसका ब्रेक कहां पे है, एक्सीलेटर कैसे लोगे, कब कितनी स्पीड पे चलनी है, रोड पे जहां लाल बत्ती दिखे वहां पे रुक जाना है, और फिर हम आपको ट्रेनिंग देंगे। लेकिन दोस्त, बाइक को चलाना आपको ही है। बाइक आपके ही हाथ में रहेगी, ड्राइविंग सीट पर आप ही हैं। हम केवल आपको क्या कर रहे हैं? डायरेक्शन दे रहे हैं। हम आपको केवल क्या कर रहे हैं? डायरेक्शन दे रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि आपका लक्ष्य है, आपके पास ये बाइक है, यहां से जाने के तमाम रास्ते हैं, लेकिन ये रास्ता जो है सबसे आसान है, ये रास्ता सबसे सटीक है। इतने की स्पीड पर आप जाओगे तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। आपको कब स्पीड को क्या करना है? बढ़ाना है, ब्रेकर आए तो वहां पे क्या करना है? रोकना है। तो अगर आप इस डायरेक्शन को फॉलो करते हैं और इन चीजों को लागू करते हैं तो इंडियन इकोनॉमी का डर आपके मन से क्या होना चाहिए? समाप्त हो जाना चाहिए। उसकी समस्या का जो है समाधान आज आपके सामने है, एक बेहतर आपके सामने क्या है? विकल्प है। मैं अपने स्तर पे आपको कैसे पढ़ाऊंगा? तो आप में से तमाम छात्र ऐसे होंगे जो पहले से मुझे जानते होंगे, जिन्होंने पहले कहीं मुझसे पढ़ा होगा। तो जो लोग पढ़े हैं या जो पहले से जानते हैं, उनको बताने के लिए कुछ नहीं है कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा और कैसे मैं आपको इकोनॉमी समझा दूंगा। ये मेरी बात है। मैं जानता हूं कि आप कैसे समझोगे चीजों को। इकोनॉमी के टेक्निकल लैंग्वेज को मुझे कैसे आपकी लैंग्वेज में जो है चेंज करके आपको क्या करना है? दे देना है। मैं इकोनॉमी को आपको समझाने के लिए आपकी डेली की घटनाओं से उसे जोड़ूंगा। जो चीजें यहां पे लेक्चर होंगी, उस चीजों को मैं कुछ ऐसा इमेज क्रिएट करने का प्रयास करूंगा कि वो चीजें आपके सामने, आंखों के सामने विजुअलाइज हो, उसका पिक्चर घूमने लगे। अगर मैं जीडीपी पढ़ा रहा हूं तो जीडीपी पिक्चर की तरह आपकी आंखों के सामने घूमने लगे कि अरे सर यहां पे कहे थे, इन्होंने ये बताया था। और जब चीजों को आप विजुअलाइज कर लोगे, चीजों को सरल भाषा में आपके सामने क्या की जाएंगी? प्रस्तुत की जाएंगी, तो उसकी कंसेप्ट जो है, उसकी समझ आपके अंदर विकसित हो जाएगी। फिर उन चीजों को जो कंसेप्ट हैं वो आज करंट में कहां पर घटित हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, चीन की अर्थव्यवस्था में इस समय रिसेशन क्यों चल रहा है? श्रीलंका की अर्थव्यवस्था क्यों तबाह हुई? उसके पीछे इकोनॉमी के कौन कौन से फैक्टर कार्य कर रहे थे? और आज जो लोग चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था भी क्या है, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था की राह पर चल रही है, क्या यह संभव है? क्या भारत के भी, भारतीय अर्थव्यवस्था के भी वो फीचर्स वैसे हैं? इन विषयों को जब हम जोड़ेंगे तो इकोनॉमी की जो नीरस स्टडी है वो सरस हो जाएगी और आपको मजा आने लगेगा। इस बात का आपको क्या करना है? यकीन करना है। बस आपको करना ये चीजें। और हम प्रीवियस ईयर्स के जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के आधार पर, उस ट्रेंड के आधार पर 2023 में कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, उनका अनुमान लगाने का प्रयास करेंगे। और उस अनुमान के आधार पर अधिक से अधिक प्रश्नावली तैयार करके आपसे हल कराई जाएगी, ताकि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। तो उम्मीद है कि आपको यह भी बात पता चल गई होगी कि हमको इसको कैसे डील करना है, क्या चीजें करनी है। इतना बताने के बावजूद भी आप में से तमाम साथियों के कुछ ऐसे सवाल होंगे कि सर कौन सी किताब ले, कहां से पढ़ें। यह चीज जरूर आती है। किताबों से आपका जो है क्या होता है, आपका मन कभी नहीं भरता है। लेकिन मैं बार बार आपको कहता हूं कि आपको डिप्टी कलेक्टर बनना है, बुक कलेक्टर नहीं बनना है।
लेकिन फिर भी चूंकि आज पहली क्लास है, ओरिएंटेशन की क्लास है, तो यहां पर यह बताना जरूरी है कि आपको कौन कौन सी किताबें कहां से मिल सकती हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई भी किताब ले सकते हैं। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो यहां पर देखोगे एनसीईआरटी ये क्लास जो है अर्थशास्त्र आर्थिक विकास की समझ 11th की किताब है। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र, ये एनसीईआरटी की अर्थव्यवस्था की किताबें हैं। यहां पर आपको सिर्फ एक बात को ध्यान देना है कि ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसके केवल एक आध चैप्टर क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूरी व्यष्टि अर्थशास्त्र आपको नहीं पढ़नी है। क्लियर? उसके बाद रमेश सिंह की किताब आती है भारतीय अर्थव्यवस्था की, या जो लोग इलाहाबाद में है यानी प्रयागराज में है या अन्य जगहों पे, वो आती है भारतीय अर्थव्यवस्था एसएन लाल की, भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण तथा विश्लेषण। मैं हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए इसको ज्यादा प्रीफर करता हूं, आप इस किताब को बेहतर ढंग से ले सकते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण तथा विश्लेषण एसएन लाल की है, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के क्या है, प्रोफेसर रह चुके हैं। और अगर आपको ये नहीं मिलती है तो आप इस किताब को ले सकते हैं। अब इंग्लिश वाले कहेंगे सर इंग्लिश में क्या है, तो यह बुक इंग्लिश में भी क्या है, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, लेकिन दुर्भाग्य से ये किताब जो है ये केवल हिंदी में है, तो इसमें से आप इसको ले सकते हैं। अगली चीज जो है, कैसे आपको करंट इकोनॉमी को तैयार करना है, तो आप देखोगे कि अब जनवरी स्टार्ट है, 28-29 जनवरी तक 2022-23 का क्या होगा, 2022-23 का सर्वे आएगा। तो जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा उस इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ना है। फिर जो आपका बजट आएगा अर्थात 2023-24 का जो बजट होगा इसको देखना है। और ये जो योजना नामक मैगजीन आती है, या अगर आप इस मैगजीन को नहीं फॉलो कर पाते हैं तो एक वेबसाइट होती है PIB, इसको आपको क्या करना है, फॉलो करना है। क्लियर? इस बात को आपको क्या करना है, इस बात को आपको समझना है। तो यहां से आप इन चीजों को क्या कर सकते हैं, इन चीजों को डील कर सकते हैं। इसके बाद आपको मैंने कहा PIB को फॉलो करिए, और जो आपके पास टेक्स्ट बुक का ऐप है उस ऐप में जो आपको मटेरियल्स मिल रहे हैं उस बुक्स को क्या करिए, फॉलो कीजिए, इस क्लास को मेंटेन किए रहिए। तो जब आप प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने जाएंगे, आप कोई भी परीक्षा दें, ध्यान देना, आप कोई भी परीक्षा देने जाओ, चाहे वो UPPCS हो, चाहे RORO हो, या UPSC की भी मैं बात करता हूं, इकोनॉमिक्स का एक भी प्रश्न ऐसा नहीं आएगा जो आपके स्टडी से बाहर हो। मेरी बात समझ में आ रहे हैं? तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी पूरी बात समझ में आ गई होगी। आपने क्या जाना, आपने यह देखा कि UPPCS का पैटर्न क्या है, त्रिस्तरीय पैटर्न मैंने बताया, प्री मेंस इंटरव्यू। प्री में सिलेबस क्या है, 2 पेपर हैं, GS फर्स्ट और GS सेकेंड, जिसको सीसेट कहा जाता है। GS फर्स्ट का ही हिस्सा क्या है, इंडियन इकोनॉमी है, जिससे औसत कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रतिवर्ष 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके प्रारूप क्या होते हैं, उनका नेचर क्या होता है, उनकी प्रकृति क्या होती है, 4 प्रकार की बताई गई, कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं, फिर हमको उनको कैसे डील करना है, और हमारे सोर्स क्या हैं। इसके अलावा हमने इस विषय पर भी चर्चा की कि हमारी आगामी जो क्लासेज होंगी वो किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। तो यहां पर उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, ये क्लास आपको पसंद आई होगी। तो आपको क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। यहां पर मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं नवीन पंकज पुनः आपसे इंडियन इकोनॉमी पर चर्चा करने के लिए बहुत जल्द आपके सामने हो रहूंगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू।